रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग के अंदर पहली खबर जिसको रिलीफ कहकर कोट किया जा रहा है, लेकिन वो रिलीफ कैसे अजाब बनेगा आपके और मेरे ऊपर, उसके ऊपर बात करते हैं। आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर बिजली के बिल इस कदर आए कि लोगों ने खुदकुशियां की, लोगों ने बच्चे बेचने पर मजबूर हो गए, लोगों ने पुलों से खड़े होकर छलांगे मार दी। बिजली के बिल देखे लोगों को हार्ट अटैक हो गया। और जिसका बिल 3,000 आता था उनको 50,000 रुपये बिल आया। पाकिस्तान के अंदर बिजली महंगी इतनी होगी, टैक्सेस इतने लग गए या ओवर बिलिंग इस हद तक हुई। अच्छा, इसके ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हुआ। पाकिस्तान के अंदर मुल्क गिर एहतजाज, ताजरों ने अलग से किया, हर बंदे ने एहतजाज किया। बट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर सियासत की थी, बहुत महंगाई होगी, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ गए। जो करके गए थे वही उसके ऊपर सियासत करते रहे, लेकिन अवाम ने उनकी उस सियासत के ऊपर कान धरा नहीं। उनको पता था कि मुजरिम यही। एनीवेज, इसके ऊपर केयर टेकर हुकूमत ने IMF से बात करने की कोशिश की कि जनाब बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग पास खाने को रोटी नहीं है, लोग खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तानी अवाम को, क्योंकि मुआहदा IMF के साथ है तो इजाज़त भी IMF से लेना थी, तो लिहाजा आप पाकिस्तान के अवाम को कुछ रिलीफ दीजिए बिजली के बिलों में। रिलीफ की प्रपोजल या सजेशन ये रखी गई कि जनाब बिजली के बिल जो हैं 400 यूनिट तक वो किस्तों में अदा कर लें। जिनके घरों के बिल 400 यूनिट तक आए हुए हैं वो लोग किस्तों में बिल अदा कर लें और 3-4 महीने की किस्तें कर दी जाए। लेकिन IMF ने इसके ऊपर रजामंदी का इजहार नहीं किया। उन्होंने कहा जी 200 यूनिट तक जो लोग हैं जिन्होंने 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल की है उनको आप 3 महीने 4 महीने की किस्तें कर दें। अब इससे 80 लाख लोग जो हैं वो मुस्तफीद होंगे। मुस्तफीद क्या होंगे, पैसे फिर भी आपने देने ही देने हैं। अभी आप किस्तें भर रहे होगे तो अगले महीने का बिल आपके ऊपर आया पड़ा होगा, लेकिन 400 वाली कहानी जो है वो नहीं है। अब इससे क्या होगा कि इससे जो 200 यूनिट वाली कार्रवाई में आकर 40 लाख 4 मिलियन जो यूज़र है, जो सार्फिन है, उनको ये फ़ायदा मिल जाएगा कि वो बिजली के बिल जो है वो 3 महीने की 4 महीने की किस्तों में दे लें। और अगर ये 400 यूनिट के ऊपर रिलीफ मिलता, 400 यूनिट के ऊपर मुत्तफिक हो जाता IMF के, ठीक है 400 यूनिट तक आप किस्तों में, जिन जो सारिफ है जिन्होंने 400 यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो किस्तों में बिल अदा कर ले, तो ये 3 करोड़ 20 लाख के करीब लोग थे जो इससे, इस स्कीम से या इस 2 नंबरी से या इस किस्तों वाले मामले से फ़ायदा उठा सकते थे। अच्छा, आप लेने गए रिलीफ IMF के पास, IMF ने आपको उल्टा एक और अजाब में मुब्तला करके वापस भेज दिया। कैसे? आप बिजली के बिलों में रिलीफ लेने गए IMF के पास, उन्होंने कहा जी ठीक है आ जाओ बैठो बात करते हैं। जब निकलते हुए उन्होंने आपको एक और परवाना थमा दिया। उन्होंने कहा भाईजान बिजली के बिलों में तो रिलीफ कोई नहीं है आपके लिए, लेकिन जुलाई से, जो जुलाई गुजर गया हुआ है उससे गैस 40 से 50% महंगी करें। मतलब ये जो मुझे इसकी समझ आई है कि अब जो महीने गुजर गए जिनमें आप बिजली इस्तेमाल कर चुके हैं, गैस इस्तेमाल कर चुके हैं, वो गैस के बिल्स भी जो अब आएंगे उनमें पिछली एडजस्टमेंट डाल के आएंगे और 50% महंगी आपको गैस मिलेगी। अब इससे आप खुद से अंदाज़ा लगा लीजिए कि महंगाई किस हद तक बढ़ेगी। आपकी खाने पीने की चीज़ें, घरों की गैस, फैक्ट्रियों में जो गैस इस्तेमाल होती है, दुनिया की हर चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है ना, वो गैस से महंगी होगी, क्योंकि बिजली तो पहले ही आसमान पे पहुंची हुई है। सो लिहाजा आप रिलीफ लेने गए थे, आप उल्टा उनसे एक और परवाना लेकर आ गए कि जी आवाम को जाकर मजीद उनका खून निचोड़ा जाए। लेकिन मुझे फिर वो याद आती हैं स्टेटमेंट्स अपने सियासतदानों की कि किसने IMF के सामने मुल्क गिरवी रख दिया, किसने मुल्क बेच दिया, किसने IMF के सामने घुटने टेक दिए, कौन अंग्रेज़ों की डिक्टेशन के ऊपर मुल्क चला रहा है। ये मरियम नवाज साहिबा, ये बिलावल साहब, ये शहबाज साहब, ये नवाज साहब, ये जरदारी साहब, ये सब एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम धरते रहे हैं। और इससे पहले अभी 16 महीने से पहले ये लोग ये इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम धरते रहे हैं। और अब अपनी औकात ये हो गई है कि पाकिस्तान को इस हद तक मजबूर करके ये लोग गए हैं, इस हद तक कमज़ोर करके गए हैं कि हमारे बिजली के बिलों में किस्तें करने तक के लिए आपको IMF के सामने रोना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, और वो फिर भी आपको इजाज़त नहीं दे रहा। और ये है 2023 के अंदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसकी आबादी तकरीबन 26 करोड़ है, जो एक जो एक न्यूक्लियर पावर है, उसकी औकात ये छोड़ कर गए हैं ये मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें। एनीवेज, आगे चलिए अगली स्टोरी पे आ जाते हैं। जावेद चौधरी साहब किड़किड़ कड़ैं के नाम से पहले मशहूर हैं, आपको पता है उनका एक वो माशाल्लाह वीलॉग का स्टाइल है। किसी ज़माने के अंदर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं उनका शो देखता रहा हूँ, किस ज़माने में बड़ा अफसोस होता है कि उनका कॉलम पढ़ते रहे हैं। हमें लगता था कि जावेद चौधरी साहब बहुत जय्यद सहाफ़ी हैं, लेकिन वो जय्यद सहाफ़ी किड़किड़ कड़ैं पे आके कड़िक हो गए। और कभी बुशरा बीबी की डायरी जो है उसके ऊपर उनका तबसरा सुनने वाला होता है। अब उन्होंने एक नई आइटम लॉन्च की है मार्केट के अंदर। आपने जो कुछ 30s मिड 30s के हमारी तरह के लोग हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि लाहौर में छोटे शहरों के अंदर लिखा होता था दीवारों के ऊपर मर्दाना कमज़ोरी का शर्तिया इलाज, इस तरह के गलीज से इश्तिहार लगे होते थे। और जब भी कोई महज़ब डिप्टी कमिश्नर या कोई आता था अफसर, तो उस कैंपेन के ख़िलाफ़
वो उसके खिलाफ एक्शन किया करता था और उसके खिलाफ वो मिटाई जाती थी वॉल चॉकिंग सारी, और लोग पकड़े जाते थे, 2 नंबरी के हकीम पकड़े जाते थे, मर्दाना कमज़ोरी के हकीम जो थे वो आए दिन किसी ना किसी बंदे की जान जाने का मुजब बनते थे, उल्टी सीधी दवाइयाँ देते थे, लोगों को मारना स्टार्ट कर देते थे। इसी तरह जावेद चौधरी साहब सहाफ़त की उल्टी सीधी गोली देते हुए इनका काफ़ी कारोबार चमका इस मुल्क के अंदर, और लंबा चौड़ा कारोबार किया इन्होंने। किसकी सिफारिशों पे किया, किसके रेफरेंसेस पे किया, वो कहानी छोड़ दीजिए, वो इंडस्ट्री सारी में लोग डिस्कस करते हैं। अब उसमें तस्दीक क्या कितनी हो सकती है, हकीकत किस हद तक है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन जावेद चौधरी साहब सहाफ़त की गोली देते हुए जब इस कौम को यहाँ तक ले आए कि ये कौम मरने के नज़दीक पहुँच गई, तो जावेद चौधरी साहब ने कारोबार बदलना शुरू कर दिया। जावेद चौधरी साहब ने सहाफ़त की गोलियाँ बेचते बेचते मर्दाना कमज़ोरी की फक्कियाँ बेचना स्टार्ट कर दी। जी हाँ, जावेद चौधरी साहब ने अपनी एक रेंज लॉन्च कर दी है कि पाकिस्तान के मर्द हजरात के जो बाहर बैठे हुए मर्द हजरात हैं, जिनको कोई मर्दाना कमज़ोरी है, वो जावेद चौधरी साहब की दवाई इस्तेमाल करें और वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे, वो घोड़े हो जाएंगे, वो नौजवान हो जाएंगे। और आई थिंक इसी को मिड एज क्राइसिस कहते हैं कि जावेद चौधरी साहब जो हैं वो खुद उस माशाल्लाह उस एज में चले गए हैं कि उनको बाल भी काले करते हैं, वो दाढ़ी भी जो है जिस तरह वो रख के काली करते हैं। इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी की अद्वियात भी की उन्होंने रेंज लॉन्च कर दी है, अच्छी बात है। कम अज़ कम इसमें ये तो होगा कि जावेद चौधरी साहब पूरी कौम जो है 26 करोड़ के साथ जो मजाक करते आए हैं सहाफ़त का लिबादा ओढ़ कर और सहाफ़ी की शक्ल में, कम अज़ कम वो वैसा मजाक 26 करोड़ के 26 करोड़ से नहीं होगा। औरतें निकाल दें, कुछ बच्चे निकाल दें, और बाकी मर्दाना हजरात जो हैं पाकिस्तान के मर्द हजरात हैं, वो तो सभी को मर्दाना कमज़ोरी होगी इस मुल्क के अंदर। लेकिन अजीब बात है कि सहाफ़त के अंदर कैसे कैसे रंग, कैसे कैसे पेंट किए जाते रहे हैं, कैसे कैसे लोग कितनी देर इस कौम को ख़ुद को कौम के सामने ख़ुद को स्कॉलर बना के पेश करते रहे, और एंड में आके पता चला वो तो अपने पिंड वाले चोरी जवेद साहब हकीम साहब हैं, वो तो हिकमत पढ़ते हैं। और इस तरह के हकीम साहबान मेरे देहात में भी, मेरे गांव में भी इर्द गिर्द हैं, अल्लाह की कसम है। आए दिन लोगों की ज़िंदगियों के ऊपर तजर्बे करते हैं, आए दिन लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेलते हैं। तो जावेद चौधरी साहब, चलो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, कौम की जिंदगी नाल खेडण तो बाद हुण तुहानूं लगदा पिया कि तुसीं कुछ चंद मर्दाना मजबूरियां या जो कमज़ोरियां हैं उनके ऊपर प्ले अराउंड कर सकते हैं, तो आपकी फिर भी मेहरबानी कि पूरी कौम की जान छोड़कर आपने सिर्फ जो कमज़ोरी वाले मर्द हजरात हैं उनकी नब्ज़ पर हाथ रखा है। सो आज के बाद, पहले मैं आपको जावेद चौधरी साहब किड़किड़कड़ाए वाले से याद किया करता था, आज के बाद मैं अलहाज जावेद चौधरी हकीम साहब के नाम से याद करूँगा। मेरे सीनियर हैं, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, लेकिन सहाफ़त का ऐसा भोंडा मजाक, सहाफ़त का ऐसा भोंडा इस्तेमाल हमने कभी पहले नहीं देखा था, पहले कभी सुना नहीं था। सुना ये ज़रूर था कि लोग जी किसी की सिफारिश कर देते हैं, सहाफ़ी बड़े लोगों से ताल्लुकात होते हैं, कोई क्या करे बंदा अब इसमें आके, प्रॉपर्टी डीलर भी साफ़ी ने, हकीम भी साफ़ी ने, सब कुछ साफ़ी ने, उनते वज़ीर आला ते वज़ीर आज़म तक साफ़ी बनते बनते रह गए। एनीवेज आगे चलिए, एक और इस किस्म की मिलती जुलती स्टोरी जावेद चौधरी साहब के साथ ही गरीदा फ़ारूकी साहिबा मुबैना तौर के ऊपर सुनी सुनाई कहानी है, मार्केट में फ्लोट कर रही है, सुना आप तक पहुंचा दूं। गरीदा फ़ारूकी साहिबा तक गरीदा फ़ारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी हैं, पुरानी जर्नलिस्ट है, अब तो काफ़ी पुरानी जर्नलिस्ट हैं। तो गरीदा साहिबा जो हैं अक्सर चैनल चेंज करती रहती हैं, उनके किस्से इस इंडस्ट्री में काम करते हुए मैं सुनता रहता हूँ लोगों से। उनके बहुत सारे प्रोड्यूसर साहिबान जो माजी में उनके शो के प्रोड्यूसर्स थे, उनके साथ काम कर चुके हैं। जब गरीदा साहिबा का नाम लिया जाता है तो उनके कानों को यूं करके हाथ लग जाते हैं जिन लोगों ने भी गरीदा साहिबा के साथ काम किया है। एक्सप्रेस न्यूज़ का टाइम ही मुझे कुछ, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि गरीदा साहिबा ने कोई रिकॉर्ड किस्म के प्रोड्यूसर वहाँ पर चेंज किए, कि 5, 7, 10 प्रोड्यूसर ऊपर नीचे चेंज किए, ये भी पसंद नहीं आया कट दो, ये भी पसंद नहीं आया कट दो, ये नहीं पसंद आया कट दो। हर बंदे के साथ गरीदा साहिबा बहुत रूड और बहुत एरोगेंट थी। अब उन्होंने जिस चैनल में वो काम करनी थी, उस चैनल के साथ रेटिंग नहीं आ रही होगी, क्योंकि फिर उन्होंने वो चैनल की सारी निकाल कर ना यूट्यूब से भी देखा है, तो 10, 20 व्यूज़, 50 व्यूज़, 100 व्यूज़ हैं, तो यहीं से आइडिया हो जाता है क्योंकि कोई शो किस हद तक देखा जा रहा है। शो नहीं बिक रहा होगा, बदतमीज़ी की होगी, कोई रवैयों के मामलात होंगे, इदारे ने निकाल दिया। जब इदारे ने निकालने की बात की HR ने, तो सुनने में ये आ रहा है कि गरीदा बीबी ने उनको थ्रेटन किया है कि मेरे मुस्लिम लीग नून में बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे मरियम बीबी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सो आई फिक्स यू। बट उन्होंने कोई प्रेशर नहीं लिया और उन्होंने निकाल दिया। मुझे इसके ऊपर 2-3 चीज़ें याद आई, ज़ाती वाक़यात ही बताता हूँ। मुझे नहीं लगता कि लोगों की कहानियाँ ज़्यादा कोट की जानी चाहिए, अपनी ज़ात का जो गुजरा हुआ है उससे बेहतर इंसान किसी चीज़ का शाहिद नहीं हो सकता।
मैं एक बड़े इदारे के अंदर काम करता था, बड़े तरले करके उन्होंने मुझे बुलाया। मैं लाहौर रंग में नौकरी करता था, लाहौर रंग से उन्होंने कोई क्लिप श्लिप मेरे शोज़ देखे, तो मुझे उस बड़े इदारे ने तरले किए, उसके मालिक तक ने बाकायदा तरले किए, नहीं जी आप आज के आज चैनल ज्वाइन करें हमारा मॉर्निंग शो के लिए। मैंने कहा जी मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ पहले मुझे वो तनख्वाह देते हैं, मैं कैसे उनका इदारा छोड़ दूँ, मुझे टाइम दीजिए, मैं उनको नोटिस दूंगा फिर मैं आऊँगा। नहीं नहीं नहीं, हम पिछली सैलरी भी आपकी देते हैं, जो वहाँ की सैलरी भी आप मेहरबानी करें, हमारे पास बंदा नहीं है, आप कल परसों ज्वाइन करें। हफ्ते के अंदर अंदर मैंने वो चैनल ज्वाइन कर लिया। 15 शोज़ किए थे या 10 या 15 शोज़ किए थे, मॉर्निंग शो था और 92 न्यूज़ था। उसके बाद पता नहीं जो भी इनका मैटर हुआ, कोई मुझे फायर कर दिया गया वहाँ से इन्होंने, और मुझे कहा जी कि हमें आपकी सर्विसेज ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं बड़ा परेशान भी हुआ कि तुझे तरले कर करके मेरे बुलाया है। एनीवेज कोई बात नहीं यार, तुम प्राइवेट इदारा हो, तुम्हारी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तुम्हारी अपनी मजबूरियाँ, तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, मेरी अकल पसंद नहीं आई, तुमने फायर कर दिया, फेयर इनफ। हल्फन कह रहा हूँ, कुछ गुस्सा नहीं था, अफसोस ज़रूर था कि मेरे करियर के ऊपर एक ब्लॉट लगाया आप लोगों ने, लेकिन कोई बात नहीं। मैं निकला वहाँ से तो मुझे एचआर वाले कहते हैं जी आपकी वार्डरोब पड़ी है। मैंने कहा यार मुझे ये भी पसंद नहीं है कि जिस इदारे ने मुझे कह दिया कि योर सर्विसेज आर नॉट रिक्वायर्ड तो मैं उस इदारे के अंदर दोबारा पैर रखूँ। मैंने कहा भाई ये मेरे घर का एड्रेस है, आपने मेहरबानी करनी है यहाँ से उबर लेकर कोई टैक्सी लेकर दफ्तर की गाड़ी लेकर मेरी वार्डरोब आपने घर पहुँचानी है, मैं दफ्तर के अंदर पैर नहीं रखूँगा। उस दिन के बाद 92 की आज तक कभी बुराई नहीं की। सेव नहीं देता यार, मतलब अपनी भी शख्सियत होती है, कि अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी भी इज्जत होती है कि मैंने एक इदारा फायर कर रहा था, मैं बैक के खिलाफ बकवास कर रहा, मतलब मैं कितना छोटा हो जाऊंगा, अगर वो छोटे थे तो मैं क्यों छोटा हो जाऊंगा। इसी तरह एक और चैनल था, वहां पर जनाब नौकरी करते हुए कोई उस्मान बुजदार साहब के खिलाफ एक शो भी खिलाफ भी नहीं था कि हमें खबर थी, एक शो के अंदर सिर्फ एक स्टोरी थी, उस स्टोरी के ऊपर बुजदार साहब के किसी सेक्रेटरी ने, बुजदार साहब ने चैनल को फोन किया कि राय साकिब को फायर करें, मुझे उन्होंने फायर कर दिया, उन्होंने कहा स्ट्रेट में फायर कर दिया। मुझे बड़े लोगों ने कहा, बड़े सियासी जमातों के मीडिया सेल्स ने मुझे उस टाइम के ऊपर कहा शोर मचाओ तुम डिजिटल मीडिया के ऊपर, तुम्हें बुजदार के कहने पे निकाल दिया। मैंने कहा क्यों भाई, बुजदार कौन है, वजीर अल्लाह होगा, अपने घर होएगा, मैं अपने घर और मैं भी कोई शख्सियत का मालिक हूँ, मैं भी कोई बाप दादे वाला बंदा हूँ, मैं क्यों उसको इतना इंपॉर्टेंट बनाऊँ कि उसके कहने पे मुझे नौकरी से निकाल दिया, मैं मर गया और मैं मर गया, ठीक है भाई उसका हाथ पड़ता तो निकाल दिया। मैं कड़ा कोई सरकारी मुलाजिम था कि मैं जाके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट करके तो मैं उसके खिलाफ स्टे ले लाँगा। प्राइवेट मुलाजिम है भाई, प्राइवेट इदारों की अपनी अपनी पॉलिसीज होती हैं। आपका काम पसंद आता है आप उनको पैसे कमा के देते हो, आपको रखते हैं, आपका काम नहीं पसंद आता आप उनको पैसे नहीं कमा के देते, वो उठा के आपको बाहर मारते हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, दैट इज द सिस्टम, दैट इज हाउ दे वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस इस तरह काम करती हैं। CNN अपने बंदे निकालता है, BBC अपने निकाल देता है बंदे आके, लेकिन हाँ वो और कहानी है उनकी। लेकिन ऐसे कभी नहीं हुआ कि उनमें से कोई बंदा फोन करे कि जी मेरे शहबाज शरीफ से बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मैं तुम्हें वेख लाँगा, मैं मरीम नवाज से मेरी दोस्ती मैं तुम्हें वेख लाँगा। बीबी क्या कर रही हैं आप, अगर आपने ये सब कुछ किया तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बड़े हौले ते छोटे लोगों का काम होंदा है किसी को धमकी देना। भाई अगर तू एडी तोप्स हैं, मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं बड़ा झटका सा आदमी हूँ, जटबुट आदमी हूँ। बीबी अगर तुम इतनी तोप थी तो फिर उनको उस चैनल को तुम्हारा पहले यहाँ करना चाहिए था, तुम्हारे नज़दीक भी नहीं आना चाहिए था। जब तुम्हें उठा कर उन्हें बाहर फेंका तो फिर धमकियाँ देने का क्या फ़ायदा। वो मेरे वालिद साहब हमेशा कहा करते हैं उस बंदे को मर जाना चाहिए कि जो किसी पुलिस वाले को रोक लेना, पुलिस वाला या कोई अफसर रोक ले किसी गैर कानूनी काम पे, तो उनको अपना तारुफ करवाना पड़े तो आपको मर जाना चाहिए। मतलब आप अभी इस काबिल नहीं हुए कि वो लोग आपकी शक्ल से वाकिफ हों, जब आप उनको रुक के बताते हैं कि मैं फलाना DC का चाचा भतीजा हूँ या मैं फलाने का भतीजा हूँ, तो उसके ऊपर आपको मर जाना चाहिए। इसी तरह अगर आप इस काबिल नहीं थी बीबी कि आप इस मैटर को सॉर्ट आउट कर सकती और फिर आप थ्रेटन करती रही हैं, वो भी HR को कि जो मुलाजमीन है, तो आपको मर जाना चाहिए। ये स्टोरी सर्कुलेट कर रही है तो मैंने इसके ऊपर पर्सनल व्यू सिर्फ आपको दिया है कि अगर मैं होता तो मैं ये करता, और दैट इज़ हाउ इट इज़। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुल्क बस अजीब से मामलात में है, इस मुल्क को दुआ में याद रखा करें।